चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ ली थी। अच्छा चलो एक ये रह गया था टॉपिक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। किसी भी बॉडी के द्वारा nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, ये हमने इससे पहले पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये टॉपिक रह गया था। इसके लिए तुमने मैथ में एपी पढ़ा है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी है ये चैप्टर, है ना। तो इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। तुमने अगर मैं तुम्हें कुछ टर्म्स दूं तो देखो, मान लो ये टर्म्स हैं। पहली टर्म है 2, 4, 6, 8, 7, नहीं ये तो इतनी, 8, 10 और 12, ये टर्म्स है कुछ, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अगर मैं पूछा जाऊँ तुमसे कि फाइंड करो फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, और ये तुम्हें दे नहीं रखी है अभी, तो यहाँ पे 8 है ना। और मैंने तुम्हें दे दिया कि जो सम है, सम ऑफ फोर टर्म, सम ऑफ फोर टर्म दे रखा है और सम ऑफ फाइव टर्म दे रखा है। तो कैसे निकालोगे, देखो सम ऑफ फाइव टर्म में से अगर हम सम ऑफ फोर टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी, A4 जिसको हम बोलेंगे। मतलब देखो शुरू की 5 टर्म का सम करो, देखो 2 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना हो गया, बताओ। 22, 22 और 10 कितना हो गया, 32। अब जरा शुरू की 4 टर्म का सम कितना था, तो अरे गलत हो गया, 2 और 4 तो 6 होता ना, 6 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 1 10, 30, 30 है। अब शुरू की टर्म का सम कितना हो गया, 4 तो 6, 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20। इतनी बात समझ में आई। तो ये सम ऑफ फोर टर्म्स, सम ऑफ फाइव टर्म है ना, 1 2 3 4 5, सम ऑफ फाइव टर्म्स कितना दे रखा है हमें, 30। और सम ऑफ फोर टर्म कितना दे रखा है हमें, 20। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें एस एन माइनस वन निकालना है तो एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा था नहीं। अरे क्लास 10th की एपी भूल गए तुम, क्लास 10th नहीं है। चलो छोड़ो फिर, अभी इस टॉपिक को ही छोड़ो, तुम बाद में कराएंगे इसको जब तुम एपी पढ़ लोगे क्लास 11th में। वैसे फिजिक्स में तुम्हारे यहाँ तो रोल नहीं है, सीबीएसई में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इन दोनों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। एस एन की वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन टू, सॉरी एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे ही एन माइनस वन की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन माइनस टू इंटू डी। इसको सोल्व करके एक फॉर्मूला बनेगा। सही है। चलो इसको अभी पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद में सोल्व करा दूंगा। पहले कुछ अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम। लिखो जरा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है सही से। क्वेश्चन ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसमें क्वेश्चन ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बनते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, चलो। अगर आज की क्लास थोड़ी थोड़ी कम समझ में आए ना, क्लास को ना दोबारा जरूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x equals to 0 at time t equals to 0 starts moving
along the positive x-axis. Start moving, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या स्क्रीन को? क्या अरे तुम अपनी स्क्रीन को फुल कर लो ना, एक स्क्रीन को फुल करने का ऑप्शन आ रहा होगा। वो जो विकास के नाम से है ना, वो मेरा ही एक दूसरा फोन रखा हुआ है जिसमें तुम्हारा चेहरा इस तरीके से दिख रहा है। सही है, तो वो साइड में रखा हुआ है। तो तुमसे फुल स्क्रीन हो गई नहीं? अभी भी नहीं आई? हो गई? चलो, स्टार्ट मूविंग अलोन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन with a velocity v equals to alpha under root x। पूछा गया है द डिस्प्लेसमेंट of the particle varies with time। करो जरा इसको सोल्व। समझ में आया क्या है क्वेश्चन? देखो, एक पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है जब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तब टाइम भी जीरो है, और वो स्टार्ट करना शुरू करता है एक्स एक्सिस के अलोंग विद ए वेलोसिटी। वेलोसिटी गिवन है कितनी? v इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स। तो बताना है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये बताना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक रिलेशन बताना है। सही है? इससे पहले मुझे जरा इंटीग्रेशन करके दिखाओ। चलो, एक इंटीग्रेशन मुझे करके दिखाओ। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स, और एक करो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 और एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। ये दो इंटीग्रेशन करके दिखाओ। एक में लिमिट लगी हुई है और एक में लिमिट नहीं लगी हुई। पहले अनम्यूट तो करो। अब बताओ। फर्स्ट का जो होगा ना, वो होगा एक्स की पावर 3, पावर में एक ऐड हो जाता है और अपॉन में वो ही होगा। लेकिन ये देखो, इसमें लिमिट नहीं लगी हुई, तो इसको बोलेंगे इनडेफिनिट। ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है? इनडेफिनिट। तो इसमें ध्यान रखना, एक कांस्टेंट सी आता है जिसमें भी लिमिट लगी हुई नहीं होती है, जिस इंटीग्रेशन में भी। तो फाइनल आंसर लगाने के बाद हमें कांस्टेंट सी ऐड करते हैं। पहले बताया था मैंने, ये बताया था। सही है, याद रखना। और इसमें लिमिट लगी हुई है, तो एक्स की पावर 3/3 आ गया। लिमिट लगाओगे 1 से 2, पहले एक्स की जगह 2 रखोगे तो 2 की पावर 3/3, माइनस का साइन लगाओगे, एक्स की पावर 1 रखोगे तो 1 की पावर 3/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8/3
-1/3 कितना हो गया 7। इसमें कोई भी c नहीं आता, ये फाइनल आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई। जिसमें भी लिमिट लगी हुई नहीं होगी उसमें कांस्टेंट c आएगा। चलो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है, अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स। यहाँ अंडर रूट एक्स है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी होती है। वेलोसिटी को लिखो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, कितना हो जाएगा अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स। अब देखो डी टी को उधर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर डी एक्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी टी। इतनी बात समझ में आई। देखो इधर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स की, और एक्स वाली टर्म इधर है तो एक्स वाली टर्म को हमें इधर लाना पड़ेगा क्योंकि ये इधर की टर्म है। तो जब इस अंडर रूट एक्स को इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, और इधर कितना हो जाएगा अल्फा इंटू डी टी। अब देखो ये छोटे छोटे पार्ट हैं डी एक्स और डी टी, तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। चलो करते हैं इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, इधर भी इंटीग्रेशन इंटू डी टी। अब जरा मुझे करके दिखाओ। चलो एक नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ मुझे क्या होगा। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ क्या होगा। मैं बताता हूँ। देखो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, लिख देंगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2। अच्छा जब ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, -1/2। मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो स्टेप क्या लिखोगे, 2 में 1 ऐड करोगे और वही चीज नीचे लिखोगे, यही तो बताया था। वैसे ही जब इसका करोगे तो इधर जो भी पावर है -1/2 है ना पावर, इसमें 1 ऐड करोगे और इसी को नीचे लिखोगे। अच्छा बताओ -1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो -1/2 प्लस 1, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं हम, एलसीएम आएगा 2, तो -1 प्लस 2 कितना बचा 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, और नीचे भी क्या लिख सकते हैं हम 1/2, क्योंकि इसको भी सोल्व करके 1/2 आएगा। अच्छा ये जो 1/2 का ये नीचे जो 2 है ये ऊपर जा सकता है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब किसी की भी पावर 1/2 है तो उसको क्या अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो क्या मुझे ये बताओ तुम, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/√x समझ में आया। सीधा मैं पुट कर देता हूँ, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा 2/√x। इतनी बात समझ में आई। चलो इधर देखो अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इधर इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अल्फा तो है नहीं है। और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैंने ये बताया था ना कि डी एक्स का एक्स हो जाएगा, डी जेड का जेड हो जाएगा, वैसे ही डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी। तो इधर लिख सकते हैं टी और एक कांस्टेंट टर्म आएगा सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो हमें x की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, पहले हम c की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू क्या दे रखी है 0,
टी की वैल्यू दे रखी है 0, पुट करो, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे अंडर रूट 0 हो जाएगा, अल्फा टी की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 प्लस सी, तो ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 प्लस सी, तो ओवरऑल सी की वैल्यू कितनी आ गई, बस सी की वैल्यू 0 को इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आएगा ये 2 अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा टी, सॉरी 2 अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्या पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पर किस तरह से वेरी कर रहा है, तो ये x जो है डिस्प्लेसमेंट है, इसको एक तरफ रखो, तो अंडर रूट एक्स तो एक तरफ, ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अल्फा टी अपॉन 2। अब यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x के ऊपर जो अंडर रूट है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो कैसे चला जाएगा, स्क्वायर में, क्या अल्फा टी अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, समझ में आया, समझ में आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, कि जो x है वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया ये कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से टाइम पर वेरी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे टेस्ट में आ सकता है, सही है, समझ में आया कैसे किया, थोड़ा थोड़ा, मेरी आवाज सही आ रही है। चलो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इस चैप्टर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भर भर के यूज होगा, सही है, चलो क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x is t equals to ax square plus bx, where a and b are constant, the acceleration is, एक्सेलरेशन पूछा गया है, बताओ क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझो, आगे समझ में, देखो मैं बताता हूँ, इसमें टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। अरे इतना समझ में आया? चलो इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। चलो इधर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt, विद रिस्पेक्ट टू dt या t लिखो, t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखो d ओवर dt, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ हम इधर भी d ओवर dt लिख देंगे, डिफरेंशिएशन का ये तरीका होता है लिखने का, d ओवर dt, सही है। इधर भी हमने d ओवर dt लिख दिया, और इधर भी हम क्या लिखेंगे, d ओवर dt, और इस पूरी टर्म को लिख देंगे। ये होता है डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका, सही है। चलो अच्छा, यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1। अगर मैं पूछूं d ओवर dx, x की पावर 2 का जरा डिफरेंशिएशन करो, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है, तो 2 में से बन गया, ये हो जाएगा। अगर मैंने बोला d ओवर dt इंटू टी का करो, तो यहाँ पे t की पावर 1 है, पावर आगे आ जाएगी 1, और t की पावर 1 में से 1 ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बचेगा, t की पावर 0, और t की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा ओवरऑल, तो d ओवर dt इंटू टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इधर ये दोनों हैं तो अलग अलग कर लेंगे इनका, d ओवर dt ए एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, प्लस d ओवर dt dx का अलग करेंगे, मतलब d ओवर dt की मल्टीप्लाई कर ली हमने अंदर। कितनी बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे चलो मैं एक बात और समझाता हूँ तुम्हें। ये दे रखा है तुम्हें d ओवर dt, अगर सॉरी d ओवर dt दे रखा है, और दे रखा है x की पावर 3। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन तो हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, लेकिन टर्म दे रखी है x के रेस्पेक्ट में। तो देखो हम इसको t लेट कर लेंगे कुछ समय के लिए, और इसका अगर t लेट करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और x में से एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। लेकिन ये तो x है, हमने तो इसको t मान के कर दिया, तो अब इस x का डिफरेंशिएशन जो होगा ना, उसको हमें लिखना पड़ेगा dx ओवर dt, ये लिखना पड़ेगा, सही है। अगर हम इसको t मान के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बाद में हमें dx ओवर dt लिखना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। चलो करते हैं इसको। जब हम इसका करेंगे तो 1 इक्वल्स टू, देखो a तो कांस्टेंट टर्म है, अगर हम इस x का t मान के डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर है 2, ये आगे आ जाएगी, और 2 में से एक कम हो जाएगी तो एक बचेगी, और अब इस x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt प्लस, अब इसका करो, देखो b तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन dt। यहाँ पे ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा कैसे हो रहा है, या भी नंबर घूम रहे हैं सामने, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, सही है। चलो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 इक्वल्स टू, इसको हम लिख लेते हैं, तो 2ax, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस यहाँ पे क्या मिला, b इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये समझ में आया इतना? इसको हम अगली स्लाइड पर लिख लेते हैं। ये आया 1 इक्वल्स टू
2ax dx अपॉन dt प्लस b और dx अपॉन dt। अच्छा, dx अपॉन dt को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। dx अपॉन dt को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस यहाँ पे क्या बचा, b। तो अगर हमें दूसरी तरफ भेजना हो तो 1 के अपॉन में चला जाएगा, ये वाली पूरी टर्म जो है 2ax प्लस b, और इधर क्या बचेगा, dx अपॉन dt। अरे ये बताओ, ये समझ में आया क्या, नहीं आ रहा ना, समझना तो पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ था कि टाइम जो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से, t इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx। सही है। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे a और b एक कांस्टेंट टर्म है, इनको छोड़ दो। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि जो a का फॉर्मूला होता है वो dv ओवर dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी तो पता नहीं है, तो हमें वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। हमें टर्म दी है ये t के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में, तो हमें इस टर्म से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले, dx अपॉन dt। नीचे मतलब इस टर्म के पूरे नीचे dt चलाना पड़ेगा, तो dt को चलाने के लिए हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी और हमें ये मिलेगा। और ये जो है ये v के बराबर है नहीं, dx अपॉन dt। तो क्या हम इसकी जगह, इस पार्ट की जगह v लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 2ax प्लस b जो हो जाएगा वो v के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। चलो एक बार मैं इसको पूरा करा देता हूँ, सही, फिर तुम्हारे डाउट भर भर के आएंगे। ये v की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt, ये होता है ना एक्सेलरेशन। क्या लिखा हुआ नहीं है, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। अरे ये लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, इससे पिछली वाली स्लाइड का भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है। एक मिनट, अरे अरे मैं ये करना भूल गया था। अब आ गया ना, अब ये भी दिखाई दे रहा है। जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv ओवर dt। सही है। चलो v की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। v की वैल्यू क्या निकाली है, d ओवर dt तो ऐसे ही रहने देंगे। v की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2ax इंटू v। समझ में आया, v की वैल्यू कैसे पुट करी, v की वैल्यू तो ऐसे ही पुट कर दी। यहाँ से जरा अगर हम इस वैल्यू को ऊपर लेकर के जाएंगे तो 2ax प्लस बी, इसकी पावर हम -1 लिख सकते हैं क्या। अरे देखो यहाँ पे ये जो 1 अपॉन
2ax प्लस b था, इसकी पावर अगर 1 लेट कर लें हम, इसको अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने कुछ छोड़ दिया क्या इसमें? कुछ छूट गया मुझे ऐसा लगता है, चेक कर देता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं छूटा। कराऊँ इसे सोल्व? इतना समझ में आया तुम्हें, नहीं आया ये बताओ। हम्म, आ गया तो करो फिर। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पे पावर कितनी है, -1। -1 पावर आगे आ जाएगी। इसको मैं इस पे कराता हूँ। ये हमारे पास d/dt 2ax प्लस पावर -1। अगर हम इसको पूरे को एक्सलेट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, -1 पावर आगे आ जाएगी, और इसकी पावर 2ax प्लस b, इस पावर में से -1 हो जाएगा। अब भी नहीं दिख रहा क्या? क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड भी सही से नहीं आने दे रहा। सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या करें, ये लास्ट क्वेश्चन था वैसे इस चैप्टर का। चलो पहले तो मैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कराता हूँ फिर। हाँ, ये हार्ड था। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, पहले इनको करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक डायमेंशन में, सही है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन है। और जो उसका टाइम दे रखा है, वो टाइम दे रखा है √x+t। सही है, ये टाइम दे रखा है √x+t। x जो है, x लेंथ है जो मीटर में है, x है क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, जो मीटर में दी हुई है, और जो t है वो टाइम है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। ये करो, ये अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, पहले इनको करते हैं। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो हो वो 0 हो।
कराऊं मैं इसको? देखो इसमें जो गिवन है, तो ये गिवन है कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। तो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt। यहाँ से जरा x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या ऐसे हो सकता है क्या, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस थ्री। देखो इस थ्री को इधर ले गए हम, तो टी माइनस थ्री हो गया। इतना समझ में आया? अब इस अंडर रूट को जब उधर लेकर के जाएंगे तो इधर x बचेगा, और अंडर रूट उधर जाएगा तो कैसे जाएगा, स्क्वायर में। तो यहाँ से जरा स्क्वायर खोलोगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 9 - 60। ये हो जाएगा नहीं, मतलब यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली। क्या ये क्वेश्चन से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी आई? इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे वेलोसिटी के। वेलोसिटी क्या दे रखी है, dx ओवर dt। तो d ओवर dt ऐसे ही रहने देंगे, और इस x की वैल्यू जो हमने निकाली है, क्या निकाली है हमने, टी स्क्वायर प्लस 9 - 60, ये पुट कर दी। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ये दिया हुआ है d ओवर dt टी स्क्वायर प्लस 9 - 60। तो जब भी मैं डिफरेंशिएशन तुम्हें बता रहा था, देखो पहले तो टी स्क्वायर का करेंगे। टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और टू में से एक पावर कम हो जाएगी तो वन बचेगा। सही है, टू टी हो जाएगा। चलो नाइन का करेंगे, डी ओवर डी टी। नाइन का करेंगे तो देखो यहाँ पे कोई भी टी नहीं है, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो जाता है, जीरो। समझ में आया? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस बचा 60। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, सिक्स टी का, तो सिक्स तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो बाहर आ जाएगी। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, टी का। टी की पावर वन है, तो देखो टी की पावर वन आगे आ जाएगी, और वन में से वन जाएगा तो कितना बचेगा, टी की पावर जीरो। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सिक्स। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन सिक्स लिख सकता हूँ। फाइनल ओवरऑल क्या आया, टू टी माइनस, अरे ये समझ में आया इतना? अगर ये समझ में आ गया तो देखो इधर इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, टू टी माइनस, इसका डिफरेंशिएशन टू टी माइनस सिक्स आया। अब देखो हमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, जीरो रख दो। टू टी माइनस सिक्स, सिक्स को इधर लेकर के आओगे तो प्लस का सिक्स हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या, टू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। अरे समझ में आया, टी की वैल्यू आ गई थ्री हमारे पास। अब टी की वैल्यू तो आ गई थ्री, हमसे पूछिए किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करके। एक्स क्या दे रखा है, टी माइनस थ्री का स्क्वायर। टी की वैल्यू इसमें थ्री पुट करो, तो थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर, थ्री माइनस थ्री कितना हो गया, जीरो। एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइनल कितनी आ गई, ये था क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे पेपर में। ये बताओ मुझे, ये समझ में आया तुम्हें, नहीं आया? चलो मुझे, चलो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल, चैप्टर तो ये फिनिश हो गया है। सही है, ध्यान रखना, चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूँ, कि तुमने कितना पढ़ा वो देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी।
क्वेश्चन है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, सही है, और एरोप्लेन उड़ता हुआ धुआं छोड़ता है, तो वो पीछे की तरफ को धुआं छोड़ रहा है, सही है। जो एरोप्लेन की स्पीड है वो तो स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। ये एक एरोप्लेन है, चलो इसकी डायरेक्शन वैसे ही कर देते हैं। और जब ये उड़ रहा है तो पीछे धुआं छोड़ रहा है ना। ये जो है, इसकी जो स्पीड है एरोप्लेन की, वो है 500 किलोमीटर पर आवर। और जो पीछे को ये धुआं छोड़ रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो है 1500 किलोमीटर पर आवर। हम इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि ये जो धुएं की स्पीड है ये हमें कितनी नजर आएगी। 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, सही है। समझ में आया कैसे करा। चलो दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन तुम्हें कौन से कराए जाए। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये वाला करते हैं। देखो, टू ट्रेन है, एक ट्रेन ए है, पूरी लैंग्वेज लिखूं। टू ट्रेन हैं, मान लो एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। एक की लेंथ है 110 मीटर और एक दूसरी ट्रेन की लेंथ है 90 मीटर, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, और जो इसकी वेलोसिटी है, जो ए की वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी की जो वेलोसिटी है वो है 34 किलोमीटर पर आवर। निकालना है हमें टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। हमें बताना है कितना टाइम लेंगी ये एक दूसरे को क्रॉस करने में। करो। देखो, आया आंसर। करो, 1 मिनट ट्राई करो, मैंने डायग्राम बना दिया और आसान करने के लिए।
मुझे ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो जरा मुझे ये बताओ जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी? देखो जब ये, मान लो ये वाली जो ए वाली ट्रेन है, इसको मैं क्रॉस करवा रहा हूँ, है ना, इधर साइड, तो ये ए पहले यहाँ पे, अभी इन्होंने बिल्कुल भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी, एकदम साइड साइड में है ना। मान लो ये वाली जो ट्रेन ए है, ये चलते चलते यहाँ पहुंच गई, बिल्कुल यहाँ पर, ये ट्रेन ए आ गई चलते चलते ऐसे। तो इसने अभी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? इसने अभी 90 मीटर ट्रेवल कर ली, जितनी इसकी डिस्टेंस है। अभी ये ट्रेन ए चलते चलते यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? जो इस ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि अभी इसने इस ट्रेन को ही तो ट्रेवल करा है। क्या इन्होंने क्रॉस कर लिया एक दूसरे को? नहीं। क्रॉस कब करेंगी? जब अब यहां से और आगे चल जाएगी ये ट्रेन, अब जब यहाँ पहुंच जाएगी, जब इसका इंजन यहाँ पहुंच जाएगा, तभी तो क्रॉस करेंगी। तो जरा मुझे बताओ टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगी ये? जब ट्रेन ए इसके इधर इस एंड पर पहुंच जाएगी, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये? 90 मीटर। फिर जब यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुंच जाएगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? जितनी इसकी खुद की डिस्टेंस है, 100। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये? तो हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी ये। अब स्पीड की ओर बात कर लेते हैं, जरा स्पीड और बताओ। देखो दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 38 प्लस 34 कितनी हो जाएगी? 102 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई? तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। स्पीड है 102 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद टाइम आ जाएगा। सेवेंटी टू आएगा, है ना। हाँ, 72। तो कितना हो गया? 1872। 4 से 50, 5 से 10, टाइम कितना आ गया? 10 सेकेंड। कल को मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और फिर कल को हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 2D। सही है, मोशन इन 2 डायमेंशन। आज के चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल पार्ट था, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आज की क्लास को तो इतना ही रखते हैं।